हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया था और हमने कई सारे केसेस कवर किए थे और ये सीखा था कि कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं और कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर सिमेट्री होगी, जिस किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री होगी, वो तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर आपका कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, जो आपका अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, तो अपने पास दो तरह के कंपाउंड, मतलब जब भी आपको कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो सिंपल आपको क्या चेक करनी होगी, उसकी सिमेट्री। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हो और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन सिंपल है, ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए और आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर सकता है। तो देखो ऑप्शंस, ऑप्शन ए है आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑफ CONH3 होल 4 Cl2, साथ में लिखा हुआ है प्लस। ऑप्शन बी आपके पास है CrH2O होल 6 3+। ऑप्शन सी है सिस CO NH3 होल ट्वाइस En होल ट्वाइस, और यह है आपका 3+। एंड ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स CO NH3 होल ट्वाइस En होल ट्वाइस 3+। तो आपको इन चारों कंपाउंड से बताना है कि कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। वैसे तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको यह आंसर नजर आ गया होगा, बट स्टिल आओ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, लॉजिक से चलते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ट्रांस CONH3 होल 4 Cl2, स्ट्रक्चर कैसी बनेगी देखो, ये CO, इधर NH3, इधर NH3 और NH3। ठीक, दो क्लोरीन को कहां पे रख दो, ट्रांसपोजिशन, तो ये Cl और ये Cl। अब आप देखो, बताओ इस कंपाउंड में सिमेट्री है या फिर नहीं है। तो अगर मैं ये प्लेन कंसीडर करूं, Cl को कंटेन करते हुए ऐसे कट करूं, तो इधर 2 NH3, इधर 2 NH3, दोनों साइड क्या है, सेम टाइप के ग्रुप्स हैं, यानी इसके अलोंग इस कंपाउंड में सिमेट्री है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। ये तो होमोलिप्टिक है। होमोलिप्टिक में क्या होगा, सारे लिगेंड सेम टाइप के होंगे, तो कहीं से भी कट करो आपको सिमेट्री तो दिखेगी ही दिखेगी। यानी यहां पर भी सिमेट्री है ना, इधर तो आप इसको ऐसे कट कर लो, इधर एक NH3, इधर एक NH3। अगर सारे लिगेंड सेम हो जाए, मान लो इधर भी NH3 होता, इधर भी NH3 होता, फिर इसके अलोंग कट करो, इधर एक NH3, इधर एक NH3, क्या आ गया बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है। कंपाउंड कैसा होगा, सिमेट्रिकल, यानी ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ये सिस फॉर्म, इस कंपाउंड की सिस फॉर्म बनाओ, तो सिस फॉर्म कैसी बनेगी इस कंपाउंड की, ये हो गया आपका कोबाल्ट। ठीक, En, एक En तो आप यहां पे लगाओ, ऐसे बना रहा हूं मैं En को। ठीक, दूसरा इसकी सिस पोजीशन क्या होगी, सिस पोजीशन में होगा एक En इधर और एक यहां पे ज्वाइन कर दो, बाकी बचा एक NH3 यहां और एक NH3 यहां। ठीक, इसी कंपाउंड की ट्रांसफॉर्म, तो देखो सिस फॉर्म में आप ऐसे कट करो, ऐसे कट करोगे तो भी देखो यहां पर क्या है, इसके अलोंग कट करने पर इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप सेम नहीं है। यहां पर En इस तरह से बॉन्डेड है, यहां ऊपर से बॉन्डेड है, ग्रुप सेम नहीं है। इस कंपाउंड में आप कैसे भी कट कर लो। वैसे हमने सीखा था कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स की सिस फॉर्म हमेशा क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव। खैर हमें कुछ याद नहीं है, हम तो सिमेट्री देखेंगे। तो इस कंपाउंड में ऐसे कट करोगे तो इस रिंग को इंक्लूड करके, तो इधर NH3 उधर En,
फिर से क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो इस कंपाउंड में कोई सिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं है, इसलिए यही अपना आंसर होगा, दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये इसी कंपाउंड की ट्रांसफॉर्म है। इस कंपाउंड की ट्रांसफॉर्म कैसे बनाऊंगा, ये CO इधर से कनेक्ट करो, ये एक इथाइलिन डायमीन, ये एक इथाइलिन डायमीन, एक NH3 ऊपर और ये एक NH3 नीचे। इसी प्लेन को कंसीडर कर लो, इसी प्लेन को, तो एक NH3 ऊपर, एक NH3 नीचे, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। बोलो कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है, जब भी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी ढूंढनी है, देखनी है, चेक करनी है, तो सिंपल कंपाउंड के अंदर सिमेट्री देखो। आओ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस बना रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, जो आपको मैं सामने कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, उनमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। ऑप्शन ए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है M, इधर B, इधर B, यहां पर है A और यहां पर है A। ऑप्शन बी इज कॉम्प्लेक्स, इधर है इथाइलिन डायमीन ग्रुप, यहां पर है मेटल, एक A ऊपर, एक A नीचे, इधर A और इधर A। ठीक, ये इथाइलिन यहां से दो बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन सी आपके सामने है, इथाइलिन एक ऊपर, एक A नीचे, बीच में है M। एंड ऑप्शन डी इज M, एक इथाइलिन इधर से अटैच्ड है, एक इथाइलिन इधर से अटैच्ड है, इधर है आपका B और B। ठीक, और आपको बताना है कि इन चारों कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। फिर से देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपाउंड में सिमेट्री देखनी होगी। तो सिमेट्री कैसे देखेंगे, आओ चेक करते हैं। यहां तो दिख रही है सिमेट्री, इसी को प्लेन बना लेता हूं। इसको प्लेन बनाऊंगा तो प्लेन के ऊपर एक है, नीचे एक है, सिमेट्रिकल, यानी ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसको देखो अगेन, इस इथाइलिन को लेते हुए ये पूरा प्लेन बना लो। देखो मैं रिंग कट नहीं कर रहा हूं, रिंग को भी मैंने प्लेन में इंक्लूड कर लिया है। ए ये भी हो गया सिमेट्रिकल, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ये इस इथाइलिन को लेते हुए अगर आप यहां पर ये प्लेन बनाओ तो देखो फिर से इस प्लेन को अगर मैं कंसीडर करूं तो इस प्लेन में ए और ए, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बचा आपका कंपाउंड डी। देखो कंपाउंड डी में क्या करो, आप ये वाला प्लेन कंसीडर करो, ये वाला जो आपका प्लेन है इथाइलिन डायमीन वाला, तो ये इथाइलिन डायमीन भी इस प्लेन में आ गया, ये भी इस प्लेन में आ गया। इस प्लेन के अलोंग इधर एक बी, इधर एक बी, यहां पर भी क्या है सिमेट्री, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। यहां तो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। आई थिंक किसी ऑप्शन में कोई मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक। हाँ, मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक हुई आपके पास यहां पर है ए और यहां पर है बी। ठीक, अब बताओ, अब अगर मैं ये प्लेन कंसीडर करूं तो इस प्लेन के अलोंग ऊपर है ए और नीचे क्या है आपका बी, तो यहां पर सिंस लिगेंड डिफरेंट है, सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाकी सारे कंपाउंड्स में मुझे सिमेट्री नजर आ रही है। इस पर थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ये डायगोनल वाला प्लेन ले रहा हूं, ये वाला, तो इस प्लेन के अलोंग ये रिंग भी इंक्लूड हो जाएगी, ये रिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। कट करोगे तो प्लेन के उधर एक बी, इधर एक बी, अगेन क्या मिल गया आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर, कॉपी करो, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे यहां पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सारे सेम ही बनने हैं, आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल, ठीक, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इज PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक। ऑप्शन बी इज PT NH3 होल ट्वाइस Cl4। ऑप्शन सी इज PTEN होल थ्राइस 4+, एंड ऑप्शन डी इज PTEN होल ट्वाइस Cl2, ठीक। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से मुझे वो कॉम्प्लेक्स ढूंढना है जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो करे। तो पहले देखो ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं, यहां पर सारे कॉम्प्लेक्स सेम है, सारे लिगेंड सेम है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड सेम है तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकली नहीं कर रहा, हमको तो दोनों शो करने के लिए बताना है, तो ये ऑप्शन गया। इधर आओ, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। PTNH3 Cl तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो होगी, इस NH3 को इधर भेज दूं तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, तो ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा, लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सारे मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ जाएंगे, तो ये कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी गया। अब ऑप्शन बचे 2, बी एंड सी। आओ बी और सी की शक्ल बनाते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल। तो देखो बी, अगर आप बी की स्ट्रक्चर बनाओ तो बी की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, एक स्क्वायर प्लेन बनाओ, PT 4 क्लोरीन Cl, इधर एक NH3, इधर एक NH3, ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड, ट्रांस हो गई तो सिस भी बनेगी, मतलब ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा। तो चलो इसकी सिस फॉर्म बनाते हैं। सिस फॉर्म कैसी होगी बताओ, PT एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, आगे दोनों NH3 सेम साइड, बाकी ये क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो ये बन गई इसकी सिस फॉर्म। तो ये सिस और ट्रांस दोनों शो कर रहा है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। अब ये चेक करना है कि इन दोनों में से कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं। तो आप देखो सिमेट्री ढूंढो, अगर मैं कोई भी प्लेन ले लो, ये वाला डायगोनल का प्लेन ले लो, चाहे ये वाला डायगोनल का प्लेन ले लो, अगर मैं ये प्लेन लूं तो इसमें NH3 Cl NH3 चारों कंबाइन हो जाएंगे। तो इस प्लेन के अलोंग कट करने पर इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। इधर आओ, क्या आपको इधर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अगर इस प्लेन के अलोंग लूं तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मुझे देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कहां। हमेशा चेक ही करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना ही ढूंढना आपको है। तो देखो क्लोरीन NH3 और ये क्लोरीन, ये रेड वाले प्लेन के अलोंग कट करने पर इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, दोनों साइड सेम है, यानी यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर तो आ गया
डी की फॉर्म बनाकर देख लो। तो अगर मैं PTN होल ट्वाइस Cl2 बनाऊं, तो अपन ने सीखा है इसकी ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव होगी, वो आप बना लेना, मैंने बहुत सिखा दिया आपको। तो ट्रांसफॉर्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, लेकिन इसकी सिस फॉर्म, तो ये प्लेटिनम इधर बनाओ En एक, इधर बनाओ दूसरा En ग्रुप, ये आपका Cl और ये आपका Cl। तो ये क्या होगी, आपकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी। आप इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे बना लो, ये तो ट्रांसफॉर्म बन गई इसकी, हमें सिस फॉर्म बनानी है, सिस। तो PT इधर से ले लो, ये एक En, इधर से बॉन्ड बनाओ, तो ये आपका एक En ग्रुप, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। तो यहां आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव। फर्दर सिस ट्रांस, ये इसकी सिस फॉर्म है, इसको इधर ले आओ, क्लोरीन को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगी, इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ये ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो कर सकता है ना। तो देखो ऐसे केस जब आपके पास बहुत क्लोज केसेस हो, तब को आपको स्ट्रक्चर बनाकर ही देखना होगा कि कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से डील करते हैं। फिर देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन का टाइप तो सेम है, लेकिन कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो क्वेश्चन इज which of the following will have an optical isomer? ठीक, आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसको देखना है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमर रखता है। तो ऑप्शन ए इज Zn En NH3 होल ट्वाइस 2+। ऑप्शन बी COEN होल थ्राइस 3+। ऑप्शन सी इज COH2O होल 4 En होल थ्राइस प्लस। एंड ऑप्शन डी इज Zn En होल ट्वाइस 2+। ठीक, आपको बताना है इनमें से किसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बताओ कौन शो करेगा, चेक करना शुरू करें। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा अपने को, चलो इससे बात करते हैं। Zn En NH3 होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। बताओ क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इधर आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, स्क्वायर प्लेनर, ये भी शो नहीं करेगा, चाहे स्क्वायर प्लेनर मानो चाहे टेट्राहेड्रल मानो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो अब बचे बी और सी, तो बी और सी में फाइट है, आओ डिसाइड करें बी और सी की फाइट को। पहले सी की बात कर लेते हैं। तो आप COH2O होल 4, ये CO, इधर एक H2O मॉलिक्यूल, इधर दूसरा H2O मॉलिक्यूल, यह आपका तीसरा H2O मॉलिक्यूल, यह आपका फोर्थ H2O मॉलिक्यूल। इधर से आप CO का बॉन्ड बनाओ, EN इथाइलिन डायमीन, तो बॉन्ड को जैसे बनेगा, एक बॉन्ड इधर से, यह आपका इथाइलिन ग्रुप, और दूसरा बॉन्ड इधर से बनेगा। अब आप देखो इस कंपाउंड में सिमेट्री है या फिर नहीं है। ठीक, तो सिमेट्री के लिए क्या करता हूं मैं, प्लेन ढूंढता हूं। प्लेन ढूंढने का तरीका क्या है कि आप रिंग को कट नहीं कर सकते, तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे कट करो तो आप रिंग को कट कर रहे हो, ऐसे कट करो तब भी आप क्या कर रहे हो, रिंग को कट कर रहे हो। तो यहां से तो आप प्लेन नहीं ले सकते हो, तो आप क्या करो, रिंग को कंसीडर करते हुए एक प्लेन ऐसे पास करो इस पूरे कंपाउंड को लेते हुए। तो इस प्लेन के अलोंग इधर 2 H2O, इधर 2 H2O, कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलो होगा। तो ये
सिंस इस कंपाउंड में हमें सिमेट्री नजर आ रही है, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बचा कौन? ऑप्शन बी। यही अपना आंसर होना चाहिए। लेकिन आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने ऐसा एक ऑप्शन देखा था इस क्वेश्चन में। अगर आप पिछले क्वेश्चन पर आओ तो यहां भी तो ऐसा ऑप्शन था, PTEN होल थ्राइस। यहां पर क्या है? COEN होल थ्राइस। डिफरेंस है, वहां पर आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों बताने थे, यहां सिर्फ आपको क्या बताना है? ऑप्टिकल। तो हमने पढ़ा है कि जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बनता है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये CO, देखो ये आपके पास बनेगा एक EN, ठीक, ये बनेगा दूसरा EN ग्रुप और ये बनेगा तीसरा EN ग्रुप। अब आप इस कंपाउंड को कहीं से भी कट कर लो, आपको इस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं मिलेगी। ऐसे कट कर लो प्लेन को तो सिमेट्री नहीं है, ये EN ऊपर की तरफ है, ये EN प्लेन के अंदर है, ठीक। इसके अलावा कट करोगे तो ये EN प्लेन के अंदर है, ये वाला इथाइलिन डायमीन प्लेन के नीचे है। तो इस कंपाउंड में आपको कहीं पर भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। सिंस ये आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और यही एक ऑप्टिकल आइसोमर रखेगा, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? बी, ठीक। तो चलो, मैंने आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर और हर तरह के आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो बहुत आसान है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे से क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि किस कंपाउंड में सिमेट्री है और किस में सिमेट्री नहीं है। जहां सिमेट्री नहीं होगी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जहां सिमेट्री होगी वो कंपाउंड कैसा होगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो यहां हम खत्म करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, कि जो मेटल कार्बोनिल के कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कैसे बॉन्डिंग होती है। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स कैसे हम डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग को। भाई मेटल कार्बोनिल क्या होता है? जब भी किसी मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एज लिगेंड काम करे तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। यानी मेटल और कार्बोनिल के साथ मिलकर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। एग्जांपल्स आपके सामने बहुत सारे हैं, मैं बोलूं FeCO होल 5, CrCO होल 5, ठीक। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो, इनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग होती है जो यहां पे आपको सीखनी होगी। ये जो आपके पास CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? भाई यहां पर आपको थोड़ी बहुत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करनी पड़ेगी जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आती है या उसमें कोई डाउट है तो आप मेरा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख सकते हो, वहां पे आप समझ जाओगे कि हम क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो तरह के ऑर्बिटल होंगे। एक तो इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक, और दूसरे होंगे इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगेंड के बीच में वो दो तरह से होती है। एक तो क्या करता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस मेटल को डोनेट करता है और डोनेट करके क्या बनाता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक। फिर क्या होता है, ये एक डी ब्लॉक मेटल है, इसके डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होकर दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है, दैट इज पाई बॉन्ड। तो
डिस्कस करने से पहले आप ये चीज समझ लो कि मेटल कार्बोनिल्स के अंदर दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। मेटल कार्बन के बीच में एक तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, किसकी वजह से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वजह से, और दूसरा बनता है पाई बॉन्ड, किसकी वजह से? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वजह से। तो यहां पर मेटल और कार्बन के बीच में दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। सिंस दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं तो कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग क्या होती है? बहुत स्ट्रांग, और इसीलिए मेटल कार्बोनिल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोनिल्स आर हाईली स्टेबल, क्यों? क्योंकि उनमें सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। आओ डिस्कस करते हैं कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड और कैसे बनता है पाई बॉन्ड। पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। द लोन पेयर या द इलेक्ट्रॉन पेयर present in bonding molecular orbital, bonding molecular orbital of CO is donated to central metal atom forming a sigma bond, फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। सबसे क्या होता है, जो मेटल के आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये जो आपका कार्बन है C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सॉरी इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये कार्बन इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ क्या होता है? ओवरलैप होता है। वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इसके साथ ओवरलैप होगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो आपके पास मेटल और कार्बन, ठीक, यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी वजह से क्या बनता है? एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हो। तो कार्बन के CO के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस में जा रहा है? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? फिर बात करते हैं पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो देखो पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या होगा? पाई बॉन्ड में क्या होता है? मेटल अब किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कार्बन को। तो क्या होता है यहां पे कि द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट in filled orbitals of central metal atom overlaps with या sideways overlaps with एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल्स हैं वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं एंड फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो देखो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ये जो आपके पास, मैं यहां बना रहा हूं पाई बॉन्ड को, ये आपकी मेटल, ये मेटल के वैकेंट नहीं, फील्ड डी ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक, और ये आपका CO। तो CO के क्या होंगे? ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। तो ये CO का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये इसके फील्ड डी ऑर्बिटल्स मेटल के, इन दोनों के बीच में क्या होगी? अब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, और साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या होगा? मेटल और कार्बन, इनके बीच में इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के और इसके वैकेंट ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। जबकि मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स
और कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक, ये हो गया आपका CO। इनमें साइडवेज ओवरलैप की वजह से क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सिग्मा और पाई, मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है। ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से फॉर्म होता है? CO के मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। पाई बॉन्ड किसकी वजह से फॉर्म होता है? मेटल के CO को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। तो यहां पर क्या होता है? कार्बन मेटल को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मेटल वापस से CO को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग करके दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं, एक सिग्मा एंड पाई। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। दोनों आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। एक बार कार्बन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है मेटल को, और मेटल साइडवेज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखना, मेटल कार्बोनिल्स के अंदर जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है उसे हम कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इस सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बोनिल्स आर हाईली स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। क्यों होती है? अगर आप नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करो, मान लो मैं कंपेयर करूं FeCN6 और FeCO6 या FeCO5, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? कार्बोनिल वाले ग्रुप की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है? सिनर्जिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। बोला आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है, तो इससे क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। एक बार आप इसे कॉपी करो। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपसे यहां पे डिस्कस करनी है। तो देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करनी है, ये जो आपकी बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? आओ वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई हमने सीखा कि जब मेटल और CO ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक, तो होगा क्या? यहां तो एक सिग्मा बॉन्ड बन ही जाएगा। जब पाई बॉन्डिंग होगी, तो पाई बॉन्डिंग में क्या हो रहा है? पाई बॉन्डिंग में मेटल इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कौन दे रहा है? मेटल दे रहा है। आप मुझे बताओ, हमने MOT में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ NB माइनस NA। यहां पर NB क्या होता है? NB होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और Na क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, इस बॉन्डिंग से पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। लेकिन आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, बताओ जब यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर कर रहे हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या एंटी बॉन्डिंग में? कहां पर आ रहा है? मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा है। तो सिनर्जिक, एज ए रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल आर coming into anti-bonding molecular orbitals. ठीक, as a result of which बताओ, अगर एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? कम। ये वैल्यू कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? कम। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? 3 से कम हो जाता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? यहां पर बॉन्ड
बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीजेस। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, इस सिनर्जिक बॉन्डिंग होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स में जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि क्या नॉर्मल CO में और FeCO(5) में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब Fe अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे तो CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो इस CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, मेटल की यहां पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, यानी उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? तो ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ही मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो अपना एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। अब हम मूव कर रहे हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करते हैं और क्या क्या फैक्टर है जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करते हैं। आओ डिस्कस करते हैं अपने आखिरी टॉपिक को, that is stability of complexes। ठीक, तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने से पहले हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। किसको डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, के स्टेबिलिटी। ठीक, KST लिख रहा हूं मैं, इसको डिनोट करेगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। देखो ये क्या माना गया है, माना गया है कि जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सो फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अकर्स इन सेवरल स्टेप्स। ठीक, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक स्टेप में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है ML6, ML6 एक स्टेप में फॉर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि M + 6Cl मिलकर ML6 बना देगा, नहीं। होता क्या है, स्टेप वाइज होता है। पहले मेटल एक लिगेंड से कंबाइन होता है और बनाता है Ml। इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं रिवर्सिबल। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं हम K1। फिर ये Ml है ना, इसको मैं सिंगल एरो से लिख रहा हूं, इधर इसको K1 बोलूंगा। Ml + L मिलकर क्या बनाएगा, Ml2। ये इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट K2। फिर Ml2 एक और L से कंबाइन होगा और बताओ क्या बनाएगा, Ml3। फिर Ml3 कंबाइन होगा, बनाएगा Ml4। इस तरह से लास्ट में Ml5 L से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, Ml6। तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 स्टेप्स होंगे, n कोऑर्डिनेशन नंबर है तो n स्टेप होगा। जब हम सारी रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारी नेट रिएक्शन क्या बनेगी, नेट रिएक्शन बनेगी M + 6L गिव्स ML6 बनेगा। तो ये जो रिएक्शन बनी, इस रिएक्शन के फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, के स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं, के स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बनेगा, इसकी वैल्यू जैसा हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में सीखा है, K1 × K2 × K3 अप टू K6 सबके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। अगर मैं इस के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ Ml6 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ M into concentration of ligand to the power 6। ठीक, तो इस तरह से आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और इस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। ठीक, आप मेटल की जगह यहां पे मान लो इसका स्टेट है कुछ N+, तो इसको Mn+ लिख लेना। तो लास्ट में आएगा Mn+ + 6L, तो यहां आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ Mn+। तो ये जो इक्वेशन बना, ये वैसा इक्वेशन है जैसा आप इक्विलिब्रियम में लिखते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। तो ये जो k स्टेबिलिटी बना, ये डिसाइड करता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा, और उसके फॉर्म होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, उतनी ही हाई। तो आप लिख सकते हो कि हायर इज द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट more will be the stability of complex। अब आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है। देखो क्या चल रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स के साथ उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया जाता है। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है C1, एक है C2, इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 10 to the power 12 और इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 10 to the power 15। मुझे बताना है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर कभी आपको कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिक्कत दे दे, तो लिखे हुए स्टेबिलिटी कांस्टेंट से आप उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, एग्जामिनर बहुत शातिर होता है। वो क्या करता है, वो आपको क्वेश्चन सीधे तरीके से देगा ही नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और टर्म डिफाइन करता है जिसको हम बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो क्या होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, कुछ नहीं होता है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको हम के इनस्टेबिलिटी बोलेंगे, ये सिंपली उल्टा होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। यानी इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो बताओ के इनस्टेबिलिटी की वैल्यू क्या बनेगी, कंसेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस लिगेंड टू द पावर 6 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Ml6। तो के स्टेबिलिटी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब कई बार वो आपको क्वेश्चंस में इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखकर देता है, तो ये तो आप समझ ही चुके हो, आप स्मार्ट हो कि आपको क्या करना है। अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अगर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी को आप एक तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए स्टेबिलिटी का क्या देता है आपको, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो पहली चीज तो आप के की न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आप इसे कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और कैसे हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो अपना फैक्टर है जिसके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो सेंट्रल मेटल एटम के नेचर के ऊपर स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। यहां पे अपना जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ सेंट्रल मेटल, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना कम होगा, देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल है, मेटल और लिगेंड के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। अभी हमने सीखा है कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक, तो हम चार्ज को भी सेम लेकर चल रहे हैं। सेम चार्ज है, मान लो एक है M प्लस, एक मेटल ये इतना छोटा और एक मेटल इतना बड़ा। बताओ दोनों पे सेम चार्ज है, किसकी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। देखो सिंपल सी बात है, जो एटम जितना ज्यादा छोटा होगा उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर आप साइज के फॉर्म में कंपेयर करो तो जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की,
stability of complex is inversely proportional to size of central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना छोटा होगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। ठीक, तो मान लो सेम लिगेंड के लिए मैं कंपेयर करूं, सेम चार्ज है Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस एंड Ni2 प्लस, तो चारों के ऊपर चार्ज क्या है, सेम। जब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज सेम आ जाए तो हम साइज को देखकर स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो आप देखो लेफ्ट टू राइट चलने पर यहां पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूं, Mn2 प्लस सबसे बड़ा होगा, फिर Fe2 प्लस, फिर CO2 प्लस और फिर Ni2 प्लस। अगर साइज का ऑर्डर ये है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट होगा। Mn2 प्लस का कॉम्प्लेक्स सबसे कम स्टेबल, फिर Fe2 प्लस, फिर CO2 प्लस और फिर Ni2 प्लस। ठीक, तो सेम चार्ज अगर है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर तो आप साइज से डिसाइड करते हो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। फर्दर देखो, जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है, सेकेंड फैक्टर इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। फिर से वही बात, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर करूं FeCN होल 6 4 माइनस एंड FeCN होल 6 3 माइनस। मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स है, मुझे इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो बहुत आसान है, सेम मेटल सेम लिगेंड, चार्ज देखो, यहां पे आयरन पे ऑक्सीजन स्टेट आएगी +2 और यहां आयरन की ऑक्सीजन स्टेट आएगी +3। जहां सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वहां कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। यानी आपका FeCN होल 6 3 माइनस FeCN होल 6 4 माइनस से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करो तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए आप चेक करते हो चार्ज अपॉन साइज रेशियो। क्या चेक करते हैं, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। जिस मेटल के लिए चार्ज अपॉन साइज रेशियो ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और जिसके लिए चार्ज अपॉन साइज रेशियो कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। ठीक, तो ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल एटम के नेचर के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। चार्ज अपॉन साइज का रेशियो जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम के नेचर के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। तो सेकंड जो अपना फैक्टर है जिसपे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक, तो देखो नेचर ऑफ लिगेंड पे कैसे करती है, अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। सबसे पहला जो आपका पार्ट है दैट इज ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, भाई सिंपल सी बात है, लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ज्यादा, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा। तो अगर हम बात करें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स की, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस as compared to weak field ligands। ठीक, तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो वीक फील्ड लिगेंड के कंपेरिजन में क्या होगा, एक ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं NiH2O होल 4 2+ एंड NiCN होल 4 2-, ये कैसा लिगेंड है, H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड फॉर निकल और
CN क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो सिंस यहां पे कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो सेम मेटल हो, सेम चार्ज हो, लिगेंड अलग अलग हो, तो आप लिगेंड की स्ट्रेंथ को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा। बोलो कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे मैं आपसे लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया CuH2O, या से COH2O ले लो, COH2O होल 6 3+ एंड CONH3 होल 6 2+। अगेन वाटर वीक फील्ड लिगेंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? CONH3 होल 6 2+ ले लो इसको, ये भी 2+, ये भी 2+। तो इस केस में क्या है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगी? स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो आप लिगेंड की स्ट्रेंथ को देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा। तो कर सकते हैं। आओ एक दो फैक्टर और है लिगेंड के ऊपर ही, उनको भी डिस्कस करते हैं। फिर देखो जो सेकेंड फैक्टर है लिगेंड्स के लिए, दैट इज अगेन चार्ज एंड साइज ऑफ लिगेंड्स। ठीक, तो जो बी फैक्टर है सेकेंड वाला, दैट सेज चार्ज एंड साइज ऑफ लिगेंड। ठीक, तो लिगेंड के केस में भी आपके पास क्या है? लिगेंड के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा और साइज जितनी कम होगी, ठीक, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। हायर इज द चार्ज एंड स्मॉलर इज द साइज, more will be the tendency to donate electrons and more stable will be the complex। ठीक, तो मेटल की लिगेंड का चार्ज जितना ज्यादा और साइज जितनी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करूं F- Cl- Br-। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो तो फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे साइज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा रिपेल करता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा। तो एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन एक ज्यादा अच्छा आपके पास लिगेंड है, ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू Cl-। तो अगर आप Cl और F के कंपाउंड को कंपेयर करो, एक में देखूं FeF6 3- और एक में देखूं FeCl6 3-, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो होगा जहां पर लिगेंड की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा, यानी साइज क्या होगा? छोटा। तो छोटे साइज का लिगेंड है सेम चार्ज के लिए, तब तो क्या होगा? छोटे साइज वाले लिगेंड के केस में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। अगर आप चार्ज कंपेयर करो, अगर आप देखो FeCl6 या FeF6 और FeC2O4 होल 3, तो यहां पर देखो ऑक्सिलेट के ऊपर चार्ज है 2-, F के ऊपर चार्ज है 1-। ठीक, तो ऑक्सिलेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा और FeF6- की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो आप लिगेंड के ऊपर चार्ज और उसकी साइज को देखकर भी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। चार्ज सेम है तो साइज को देखोगे, चार्ज अलग अलग है तो फिर आप पहले बात करोगे चार्ज से। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड पार्ट इसी का, लिगेंड के नेचर का ही थर्ड पार्ट क्या है कि दोज लिगेंड्स विच कैन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, दोज लिगेंड्स विच कैन फॉर्म
मल्टीपल बॉन्ड विद किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। फॉर एग्जाम्पल CO, जो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना रहा है। सो दोज लिगेंड विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम आर एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक, तो अगर आप कंपेयर करो, मान लो FeCN होल 4 2- को और FeCO होल 5 को, तो नो डाउट ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कार्बोनिल कंपाउंड वाला, मेटल कार्बोनिल वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर क्या बनेंगे? मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे, सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बनेंगे, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है? मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में भी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, फोर्थ इज कीलेशन। कीलेशन क्या होता है ये तो आप जानते ही हो। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीलेशन। तो दोज लिगेंड्स which can form 4, 5 और 6 membered ring, या 4 भी मत लो, 5 और 6 membered ring with central metal atom are extraordinarily stable, तो ये आप ध्यान रखना, अगर किसी लिगेंड में कीलेट फॉर्म हो रहा है, कीलेट याद है ना आपको? जब लिगेंड मेटल एटम के साथ एक क्लोज रिंग बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? अगर 5 और 6 मेंबर रिंग बन रही है तो कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल होगा। अगर 4 मेंबर या उससे कम की रिंग बन रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कंपेयर करूं कि एक कंपाउंड है आपका FeCN होल 6 3- और एक कंपाउंड है FeC2O4 होल थ्राइस 3-। आयरन पे +3 स्टेट, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पर ऑक्सिलेट। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा? Fe, ये ऑक्सीजन O-, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O- और Fe 1 2 3 4 5। ये ऑक्सिलेट Fe के साथ 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। 3 ऑक्सिलेट है तो 3 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, लाइक दिस। ये मैंने आपको बनाना सिखाया था। एक रिंग यहां से बनेगी O, ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो यहां जो 5 मेंबर्ड रिंग्स बन रही है, बेसिकली यहां पर कीलेट फॉर्म हो रहा है। तो कीलेशन की वजह से क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर आपके पास कभी ऐसा ऑप्शन मिले कि एक नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड है और एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है जो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, तो ध्यान रखना यहां कीलेशन इफेक्ट लगेगा और कीलेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इन अलग अलग फैक्टर्स को कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। ये ध्यान देना, कीलेशन और कार्बोनिल वाला केस एक्सेप्शनल है। नॉर्मल लिगेंड और कार्बोनिल हो तो कार्बोनिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नॉर्मल लिगेंड और कीलेट कॉम्प्लेक्स हो तो कीलेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक, तो ये वे कुछ फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटीज। कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इन सबको कंबाइन करके हम कैसे स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो देखो, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जहां पे आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। तो जो भी आपने सीखा है वो सब कुछ यहां अप्लाई करना है। देखो, मेटल सेम, चार्ज यहां भी 2+, यहां भी कॉपर वेट 2+ आएगा, चार्ज सेम, लिगेंड्स अलग अलग। अब डिपेंड करेगा लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। बताओ NH3 और Cn-, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है? Cn-, यानी CuCN होल 4 2-,
CnH3 होल 4 2 प्लस से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड केस, टाइटेनियम, मेटल सेम, चार्ज भी सेम, अगेन किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड। क्लोरीन फ्लोरीन, बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो अगर टेंडेंसी ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी यही बनाएगा और स्टेबल भी यही होगा। थर्ड केस, NiCN होल 4 2 माइनस, NiCl होल 4 2 माइनस, NiCO4, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होगा, ये, क्योंकि कार्बोनिल कैसा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर सबसे स्टेबल तो कौन होगा, सबसे पहली बात तो होगा NiCO होल 4। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा NiCN होल 4 2 माइनस। क्यों आएगा, रीजन तो आप ही बोल दो, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इसके बाद कौन आएगा, NiCl4 2 माइनस, वीक फील्ड लिगेंड। लास्ट केस, EN क्या होता है, इथाइलिन डाइएमाइन, कॉम्प्लेक्स बनाओ, NH2 CH2 NH2, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, यानी तो क्या बनाएगा, कीलेट। तो ये तो कीलेट कॉम्प्लेक्स है, और कीलेट कॉम्प्लेक्सेस हमेशा नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CuEn होल 2 प्लस, कर सकते हैं। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है। तो यहां हम खत्म करते हैं अपने चैप्टर दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब कुछ हमने यहां कवर किया, बहुत सारी चीजें सीखी, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपसे यहां पे डिस्कस किए हैं। बहुत लॉजिकल चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब आपका काम है इस चैप्टर को ठीक से पढ़ना और इसके ऊपर बेस्ड मटेरियल को सॉल्व करना। अब हम यहां पे अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।